मैं आपसे बात करने वाला हूँ MCSA कोर्स के आगे की एक वीडियो के बारे में। तो कल की वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था, या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सर्वर वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑन प्रीमिसेस एंड इसके कुछ एडिशंस वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात किया था बेसिकली, और कितने सारे तरीके से सर्वर पे काम करते हैं ये, प्लस इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी टूल के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं सर्वर के बारे में एंड देन आपसे बात करूंगा। तो सर्वर का जो भी टूल है वो बताने से पहले मैं सर्वर मैनेजर, यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में वीडियो को लेफ्ट कर दिया था और बताया था कि सर्वर मैनेजर और इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और इसके यूजिंग सर्वर मैनेजर वगैरह को कैसे यूज करना है, सारी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस अभी इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करूंगा एंड देन हम लोग ADDS इंस्टॉल करके उस पर आगे का काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो व्हाट इज सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर क्या है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे सर्वर मैनेजर का यूज का, सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए, रिमोट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये सारी चीजें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विंडोज सर्वर मैनेजर, क्योंकि देखा गया गाइस तो आपको मैंने सर्वर मैनेजर से रिलेटेड कुछ बताया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सर्वर मैनेजर पे एक विंडोज सर्वर 2016 वगैरह इंस्टॉल कर रखा है और उन सारी चीजों पे आप कोई काम कर रहे हो तो उस पे कैसे आप काम करोगे। फॉर एग्जांपल देखो, सर्वर मैनेजर अगर आपने सर्वर आपने इंस्टॉल किया तो सबसे पहले आपका क्या ओपन होकर आता है, सर्वर मैनेजर टास्क ओपन होकर आता है। तो सर्वर मैनेजर जब भी ओपन होता है तो आप क्या कर पाते हो सर्वर मैनेजर में। गाइस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में DDS और DC, CDC, ADC इंस्टॉलेशन बताया था, बट वहां पे आपको दिखाया था सर्वर मैनेजर का यूज कि आफ्टर इंस्टॉलेशन पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर्वर की। तो सर्वर मैनेजर से हम लोग बेसिकली मैनेज करते हैं मल्टीपल सर्वर को। मतलब कि अगर आपने एक सर्वर बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाइस बता दे रहा हूं कि आपका एक सर्वर है, अब यहीं पे देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, तो मान लिया कि ये मेरा मेन सर्वर है। अब इस सर्वर पे हमने क्या किया, सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अब सर्वर जब भी मैंने इंस्टॉल किया तो क्या होगा कि इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्लाइंट को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो या तो फिर इसका बहुत सारा मेंबर सर्वर बनाते हैं, जहां तक कि पिछली वीडियो प्लीज गाइस देख लीजिएगा DC, ADC, CDC का, तो वहां पे हम लोग इससे कनेक्टेड बहुत सारे सर्वर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे भी सर्वर हैं जो कि इससे कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग सर्वर मैनेजर के ही कंसोल से इन सारे सर्वर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सर्वर मैनेजर का कंसोल का यही यूज है। अभी गाइस सर्वर मैनेजर का यूज मैं बताऊं तो ये है कि सर्वर मैनेजर को ही ओपन कर हम लोग रोल ऐड कर सकते हैं, फीचर ऐड कर सकते हैं। इसका भी मैं प्रैक्टिकल दिखा चुका हूं, और अगला जो प्रैक्टिकल होगा गाइस वो बहुत पावरफुल है। एक तरीके से मैंने एक ऐसा लैब बनाया है, मैंने एक ही कंप्यूटर पे वर्चुअलाइज करके कम से कम 5 मशीन बनाया हुआ है, और पूरा का पूरा एक एक पार्ट सर्वर का मैं एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली वहीं से आप पावर सेल का यूज करोगे, जो व्यू इवेंट्स होते हैं कि कहां से आप क्या क्या प्रॉब्लम्स है सर्वर में, इवेंट्स कैसे चेक करते हो, है ना, क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है, कौन कौन सी सर्विसेज स्टॉप हैं, दीज ऑल थिंग्स वी कैन चेक अंडर द कंसोल ऑफ व्यू इवेंट्स। तो ये कंसोल के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेस करते हैं। परफॉर्म सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टास्क, सर्वर पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन टास्क करते हैं, लाइक सर्विस कॉन्फ़िगर करना, कंप्यूटर मैनेजमेंट को, यूजर एंड ग्रुप्स को बनाना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एक सर्वर इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आते हैं वो सारी चीजें। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हम लोग क्या करते हैं। अभी देखो गाइज मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और MCSA का सर्टिफिकेशन करना चाहते हो गाइज, ये सर्टिफिकेट पूरा का पूरा एग्जाम का सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हो, तो गाइज प्लीज आप अगर MCSA लवर हो, MCSA, तो प्लीज आप अपने मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे सर्वर 2016 आप प्लीज इंस्टॉल कर लो। अगर 2016 कर सकते हो तो कर लो, और क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट के बाद टोटल आपको प्रैक्टिकली यही सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरी में जो भी हम लोग काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के थ्रू क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर एक सर्वर इंस्टॉल करके उसके सर्वर मैनेजर को ओपन करता हूं तो उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्वर इंस्टॉल किया, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ADDS का इंस्टॉलेशन, आप देख लीजिएगा, या तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाइएगा और वहां पे लिखिएगा ADDS और स्पेस देकर लिखिएगा आप इन्फोटेक सेस,
आप इतना लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, या तो सर्वर मैनेजर के कंसोल में देख लीजिएगा। मैं हर एक नई वीडियो में पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसलिए देता हूं क्योंकि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं गाइस, पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन की तैयारी के पार्ट को बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं बुक की बात कर रहा हूँ 740 बुक है, यानी 740। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 741 एंड 742, तीनों बुक का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और थियरी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप एक सर्वर मशीन इंस्टॉल कर लो, उस पे एडीडीएस रोल को इंस्टॉल करके एक सर्वर बना लो। तो हमने पिछले वीडियो में सर्वर बना रखा है infodexsys.com से। तो जब भी हम लोग सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मिलेगा। अगर इसमें से पहले टास्क की हम लोग बात करें तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या, ये भी हम लोग देखेंगे। वहीं से सॉरी गाइज, वहीं से आप यूजर बनाओगे, यूजर को मैनेज करोगे, यूजर पे परमिशन लगाओगे, यूजर को डिलीट करोगे, कंप्यूटर्स पे परमिशन और कंप्यूटर को ऐड करना, डिलीट करना वगैरह सारी चीजें। पूरी की पूरी डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन आप एडीडीएस इंस्टॉल करते समय करते हो। इवेंट व्यूअर का कॉन्सेप्ट वहीं से मिलता है। जब भी आप एडीडीएस रोल इंस्टॉल करते हो तो वहीं पे आपको जीपीओ इंस्टॉल मिल जाता है। आई मीन जीपीओ स्टैंड फॉर होता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। आईआईएस जो कि वेब सर्वर का इंस्टॉलेशन आप करते हो तो आईआईएस की सर्विस मिल जाती है, जिसमें वेब सर्विस की डिप्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड काम करते हो, एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर वगैरह से रिलेटेड। तो अभी अगर मैं बात करूं गाइस तो ये ऐसे नहीं हम लोगों को समझ में आने वाला, हम लोगों को इसका प्रैक्टिकली करना होगा। तो गाइस मैं अभी आगे बता देता हूं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने सर्वर बना रखा है तो हम लोग वहां से ये सारे टास्क की बात करूंगा। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन यूजिंग सर्वर मैनेजर। अब देखो क्या क्या हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे गाइस। तो डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें तो हम लोग सर्वर 2016 पे लॉगिन करेंगे और उसमें डेस्कटॉप कैसे एक्सेस करते हैं वैसे तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बट ये सीरीज है पूरी ना, तो आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप अब यहां से पता चलता रहेगा। सॉरी गाइज। तो एड ए फीचर बाय यूजिंग एड रोल एंड फीचर, मतलब कैसे आप रोल ऐड करते हो, फीचर कैसे ऐड करते हो, ये सारी चीजें बताना है। और इवेंट से रिलेटेड सारी चीजें, प्लस अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज फॉर अ रोल के लिए कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है, कैसे रोल इंस्टॉल करना होता है, क्या क्या सावधानियां होती हैं, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, प्लस यहाँ पे जो भी आपके टूल्स अवेलेबल हैं उन सारी चीजों पे, प्लस विंडोज सर्वर को रिस्टार्ट क्यों करना पड़ता है हर एक सर्विस को इनेबल करने के बाद। उसके बाद अगर देखा जाए डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन, तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन गाइस ये पूरा का पूरा कंसोल हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। और यहाँ पे देखा जाए रिमोट मैनेजमेंट, ये भी हम लोग करेंगे। और सबसे पहले अब हम लोगों को यहाँ पे ये करना है कि सर्वर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के दो मेथड मैंने आपको बताया था। पहला मेथड था गाइज आपका कोर, जिसमें टोटल सर्वर में आपको क्या मिलता था, कमांड लाइन इंटरफेस मिलता था। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था जीयूआई, मतलब फुल इंस्टॉलेशन, जो कि आपको क्या देता था, जीयूआई प्लस कोर यानी सीएलआई दोनों देता था। तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा कौन सा, फुल इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के टाइप्स कोर और फुल मैंने बता दिया। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम से कम अगर आप डेटा सेंटर यूज करते हो तो 4 TB मिनिमम आपको, अगर सर्वर लेवल पे बड़ा सर्वर की प्लानिंग कर रहे हो तो 4 TB मिनिमम रैम होना चाहिए। और अगर 4 TB रैम है गाइस तो आपको हार्ड डिस्क कम से कम, मैक्सिमम जितना आप रख सकते हो रख सको, इससे ज्यादा। इंस्टॉलेशन उसके बाद हम लोग करेंगे एंड देन आगे बात करेंगे। अभी इंस्टॉल करने के लिए आप कोई भी मीडिया यूज कर सकते हो, या तो आप ओडीडी यूज कर सकते हो यूएसबी ड्राइव, या तो आप डब्ल्यूडीएस विंडोज डिप्लॉयमेंट नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के लिए आपने देखा होगा गाइस कि हम लोग इंस्टॉलेशन दो तरीके से करते हैं। पहला कस्टम इंस्टॉलेशन और एक होता है हमारा अपग्रेड इंस्टॉलेशन। अगर आप अपग्रेड इंस्टॉलेशन करते हो तो इसमें क्या होता है कि अगर आप विंडोज का मान लिया कि 2008 इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इंटरनेट से कनेक्ट किए हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो, या तो 2016 या 2012 आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप दोनों में से कोई भी आप इमेज इंस्टॉल कर लीजिएगा गाइस। मैं 2016 पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, बट आप 2012 भी इंस्टॉल करोगे तो सेम सेटिंग कंसोल सारी चीजें मिलेंगी। डिफरेंस बस इतना ही है, बस थोड़ा सा और बता दूं कि 2012 अगर आप यूज करते हो तो 2012 में आपको 24 रोल मिलता है, 2012 में आपको 20 रोल मिलता है, 2016 में आपको 25th रोल, आई एम नॉट श्योर बट 24 रोल आई होप कि यही मिलता है। तो यही है। उसके बाद अगर आप कस्टम इंस्टॉल, अगर ये करना है, अपग्रेड करना है, तो आपको लोअर वर्जन पे हायर वर्जन इंस्टॉल करना होगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपग्रेड होकर हायर वर्जन हो जाता है। उसके बाद आप अगर कस्टम इंस्टॉलेशन करते हो तो आप में अगर 2008 या कोई भी ओल्डर वर्जन पड़ा हुआ तो आप चाहो तो हार्ड डिस्क में पूरा का पूरा उसको क्या करो, क्लीन कर दो, या तो उसको फॉर्मेट करो एंड देन आप उसको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, एंड देन आप आगे का पूरा काम करो। तो आई होप कि सबसे बेस्ट आपको कस्टम इंस्टॉलेशन है।
लोग अभी तो पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं, जो भी हमें 6 महीने के ट्रायल इवोल्यूशन मिलता है, वो सारी चीजें तो पायरेटेड होता है। तो गाइज आई होप कि आपके लिए यही बेस्ट होगा, और मैंने यही इंस्टॉलेशन भी अपने वीडियोस में करा हुआ है, तो प्लीज अब देखना यही कर लेना। इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो रिक्वायरमेंट जो भी होती है आपकी, वो 64 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट के आर्किटेक्चर का प्रोसेसर होना चाहिए, 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, 512 MB रैम। ये नहीं बल्कि इतने पे आपका काम नहीं चलेगा। कम से कम अगर आप VMware पे इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो 1 GB का रैम रखना। अगर बेस मशीन पे आप कर रहे हो तो अगर आपके पास 2 GB या 4 GB का रैम है तो बहुत प्रॉपर वे से आपका सर्वर चलेगा। हार्ड डिस्क मिनिमम 32 GB, अगर 32 GB आपके पास है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बस उस पर सारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत क्या हो जाएगा, स्टोरेज फुल बताने लगेगा और आपका सर्वर उतना स्मूथली रन नहीं करेगा। तो कम से कम आप 100 GB एवब या 100 GB के आसपास क्या करेंगे, स्पेस रखेंगे। तो ये हो जाएगा गाइज। एंड देन आपसे बात करूं इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले जब आप बूट करोगे तो ये मिलेगा, आप कंट्री जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हो उसको सेलेक्ट करोगे। सेकेंड थिंग, अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो रिपेयर करने के लिए है कि मान लिया आपके सर्वर पे 2012 पड़ा हुआ है या 2016 पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 2016 को आप रिपेयर कर सकते हो 2012 को रिपेयर मोड यूज करके। मान लिया कि 2012 पड़ा हुआ है या 2016 पड़ा हुआ है और आप उसमें कोई फाइल एरर हो गया, कोई मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिपेयर मोड पे यूज करके उस फाइल को रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब तो आसान चीजें हैं, आप लोग जानते भी होंगे गाइस। एंड देन अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पे, तो आपको मिल जाता है सर्वर के एडिशंस के बारे में। तो हम लोगों को कोर बिल्कुल नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, GUI इंस्टॉलेशन करना है, जो कि यहाँ पे है। और अगर GUI की मैं बात करूं गाइज, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा देखिए गाइज यहाँ पे क्या है कि हाँ, GUI इंस्टॉलेशन हम लोगों को करना है। और GUI पे हम लोगों को क्या होता है कि CLI और कमांड लाइन इंटरफेस के साथ साथ आपको ग्राफिकल इंटरफेस भी मिल जाता है। आगे आप देखो गाइज, यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट कर दोगे तो आपको कस्टम इंस्टॉलेशन कर लेना है, एंड देन पार्टीशन आप बना लोगे, एंड देन इंस्टॉल होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, एंड देन हो जाएगा। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ योर सर्वर आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपको IP चेक करना, फायरवॉल चेक करना, रिमोट डेस्कटॉप चेक करना, डोमेन चेक करना, डोमेन वर्क ग्रुप कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो गाइस की सारी चीजें में बहुत मजा आने वाला है, तो आप प्लीज सारी चीजें प्रॉपर वे से करिए। और ये देखो आपका एक सर्वर मैनेजर का पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यही आपका सर्वर मैनेजर बॉक्स है, सर्वर मैनेजर कंसोल है। देखो सर्वर मैनेजर जब ओपन होता है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने दिया हुआ है जो भी आप कंप्यूटर नेम देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इन्फो देना चाहता हूँ, इन्फो दे दूं। डोमेन नेम मान लिया मैं इन्फोटेक्सेस देना चाहता हूँ, तो ये बनाना है मुझे, या facebook.com, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। फायरवॉल से रिलेटेड सारा काम यहाँ पे आप करोगे। ये सारी चीजें कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे। तो गाइस की आई होप कि ये सारी चीजें रही, और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे सर्वर का कंसोल होता है और सारी चीजें। तो गाइस मैं सोचता हूँ ना नेक्स्ट वीडियो ना बना के, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको मैं बता दूं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं बताऊं अगर कि सर्वर का पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं सर्वर ऑन कर लेता हूँ। और सर्वर ऑन मैंने बेसिकली VMware पे कर रखा है, सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ से देखो सर्वर 2016 आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से मशीन को रन कर लेता हूँ। रन कर लेने के बाद अभी देखो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। तो पहले सर्वर को ऑन हो जाने देते हैं, एंड देन बात करते हैं। गाइस यहाँ पे सर्वर मशीन ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वर पे आपको जो भी सर्वर मैनेजर का कंसोल मिलेगा वैसे ही कुछ मिलेगा। मैं VMware पे चला रहा हूँ, तो आप भी VMware पे चला सकते हो। और मैंने जो डोमेन बना रखा है यहाँ पे infotexes.com नाम से बना रखा है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैंने पिछली वीडियो में करके दिखाया है, और शायद मैं पासवर्ड काफी दिन बाद यूज कर रहा हूँ, बट पता है, चलो ठीक है। अभी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, आप भी फुल स्क्रीन करना चाहे कर सकते हो अगर आप इंस्टॉल किए हो। और देखो यहाँ पे गाइस अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे सर्वर मैनेजर मुझे ओपन करना है। तो सर्वर मैनेजर को ओपन करने के लिए आप विंडोज की का यूज कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली जब भी मशीन स्टार्ट होती है तो वो सर्वर मैनेजर को ऑन करती है। तो यहाँ पे देखो आपका ये सर्वर मैनेजर कंसोल ओपन हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर्वर मैनेजर कंसोल की, तो यही मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो यही सर्वर मैनेजर का पूरा कंसोल है। अब इसमें क्या क्या है आप देख सकते हो, आपके सामने है सारी चीजें, आप देख सकते हो।
तो अगर गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ सर्वर मैनेजर कंसोल की तो यही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यूनिटी मोड ये क्या दिया हुआ है वगैरह वगैरह। तो चलो गाइज देखो यहाँ पे लोकल सर्वर में मैं दिखा दूं तो मेरा यहाँ पे डोमेन बना हुआ है। लोकल सर्वर में जाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो देखो ये लोकल सर्वर ओपन हो रहा है और यहाँ पे लोकल सर्वर आप देख सकते हो क्या है। तो लोकल सर्वर मैंने जो कंप्यूटर नेम रखा हुआ है डेल सर्वर 00 रखा हुआ है, यहाँ पे infotechsys.com रखा हुआ है, मेरे कंप्यूटर की आईपी 10001 है। तो ये सर्वर मैनेजर का यूज है। लोकल सर्वर मैनेजर आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर मैनेजर है। यहीं से आप डैशबोर्ड चेक कर सकते हो। इवेंट्स वगैरह की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे देखो इवेंट्स है, क्या क्या आपके सर्विसेज चल रही हैं, टास्क क्या क्या रन हो रहा है, क्या क्या सर्विसेज वार्निंग वगैरह सारी चीजें चेक करते हो। अभी मैं गाइस बात करूं सर्वर के रोल इंस्टॉलेशन की तो ऑल सर्वर सारे सर्वर की डिटेल यहाँ मिल जाएगी। तो यही होता है कि आपको सारे के सारे सर्वर कंसोल यहाँ पे पता चल जाएंगे कौन कौन से कनेक्टेड हैं, कौन कौन से सर्वर बने हुए हैं। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर बना हुआ है जिसका आईपी एड्रेस ये है। आगे सर्वर हम लोग बनाएंगे तो बात करेंगे। एडीडीएस रोल को इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे। डीएनएस का यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट सेटअप तो नहीं है बट डीएनएस इंस्टॉल है इसके साथ। अब इसके साथ देखो गाइस मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की बात कर रहा था, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आपको यहाँ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप टूल पे क्लिक करो यहाँ पे तो देखो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं ऑन कर लेता हूँ फिर देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरी जो सेंटर पार्ट है ये आपको मैक्सिमम पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्वर के बारे में बताता है, उसके कंसोल को प्रोवाइड करता है आपको और वहां से आप कॉन्फ़िगर और सारी चीजें कर सकते हो। तो गाइस ऑन होने देते हैं इस कंसोल को एंड देन डिस्कस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है इसका यूज क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आई होप कि देखो ये VMware पे है ना तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट कोई नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन हो गया गाइस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अगर आप ओपन करते हो तो इसको मैं मैक्सिमाइज करूं और क्या मिलता है यहाँ पे आपको। सबसे पहला पार्ट ये मिलता है कि लोकल सर्वर जो है वो InfoTechSys है। डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। अगर आप ओवरव्यू की बात करो तो लर्निंग अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यूज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारी चीजें दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपको एक थियरी पार्ट मिलता है ना। तो वहां से जाकर आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप अपने डोमेन का पासवर्ड चेंज करना चाहो तो अभी नीचे कंसोल था, ये थोड़ा सा ओपन होने लगा क्योंकि मैंने उस पर क्लिक कर दिया था। तो अरे ओपन हो जाओ जल्दी से। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये क्योंकि हेल्प से ओपन हो रहा है ना तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प से ओपन होगा और उसी चीज से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा कुछ आता है तो आप ऐड करोगे, ऐड बटन पे क्लिक करोगे, इसको भी ऐड करके ओके कर दोगे तो ये चीज आपको क्या कर देगा, ओपन करके दे देगा। तो फिलहाल अभी तो वैसा कुछ हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, कोई नहीं। यहाँ पे अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का यूज है अपने डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालकर आप यहाँ पे उसका पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड जो भी है चेंज कर सकते हो। अनलॉक अकाउंट, अगर आपका अकाउंट लॉक हो चुका है तो वो कर सकते हो। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ये अगर आप पासवर्ड यहाँ पे चेंज करके जैसे ही लॉगिन करोगे आपको पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होने से पहले चेंज करना पड़ेगा। लोकल सर्वर का स्कोप ये है, डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल नहीं चल रहा है, ग्लोबल सर्च आपका सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर आप लोकल सर्वर पे क्लिक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो कंप्यूटर है लोकल सर्वर की बात करें तो हम लोग बिल्ट इन जो दिया हुआ है, बिल्ट इन क्या है ये और टाइप क्या है, ये हमारा बिल्ट इन डोमेन है, मतलब खुद का एक डोमेन है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो अपग्रेडेड कंप्यूटर अकाउंट्स, कंप्यूटर की डिटेल की बात करें तो कंटेनर जो है हमारा वो ये है, देन डोमेन कंट्रोलर और OU पे ये काम कर रहा है। OU क्या होता है, सारी चीजें अगर हम लोग बात करें तो गाइस आगे बात करेंगे कीज एंड देखो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे DSC की बात करें, डैक की बात करें तो डैक एक ऐसा कंसोल है जहां से आप डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल दिखाते हो और यहीं से आपका सर्वर क्या होता है, फेल होने पर दूसरा सर्वर तुरंत काम होने लगता है। ऐसी कुछ सेटिंग्स होती है जो कि हम लोग आगे डेव या FSMO की कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। तो देखो क्लेम टाइप, किस तरीके का क्लेम कुछ रेज हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस डेट का क्लेम क्या आया है वगैरह वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो।
ऑथेंटिकेशन रिलेटेड क्या क्या नहीं होता है कि आपको एक क्लेम रिपोर्ट फिक्स करनी पड़ती है जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, जब रिपोर्ट मारते हो तो उस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन ग्लोबल सर्च में तो कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है गाइस वो सिंपल आपके डोमेन के मेन एडमिन के अंदर चेंजेस करने को बताता है, उसके कंसोल को बताता है। अगला आप एडीडीएस का पार्ट देखें तो डोमेन एंड ट्रस्ट है कि कितने सारे इससे कंप्यूटर्स या सर्वर्स कनेक्टेड हैं और सारी चीजें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मेरे पास 10 सर्वर का मैंने सेटअप बना रखा है, डीसीसी, डीसीए, डीसीआर, ओडीसी, तो सारी चीजें आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर है जिसका नाम है infotechsales.com। तो सिंपल यहाँ पे एक सर्वर है। अगर मान लिया इससे रिलेटेड मैं सीडीसी, एडीसी, आरओडीसी, जीसीडीसी कोई भी सर्वर मेंबर बनाता या डोमेन ट्री बनाता तो उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है हमें। तो ये चीज चेक कर सकते हो गाइस। एंड देन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आगे की बात करूं तो पावर सेल भी देखो, पावर सेल यही मिल जाती है। पावर सेल बेसिकली एक ऐसा टूल है जहां पे आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पावर सेल को ऑपरेट करते हो और यहाँ से आपको मिल जाता है एक ऐसा कंसोल जहां से आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर एस कॉन्फिग आप लिखते हो तो आप कमांड लाइन के थ्रू सारे के सारे काम कर सकते हो, जो भी बनाना है। देख रहे हो ना, डोमेन वर्क ग्रुप infotechsales.com बना हुआ है, कंप्यूटर नेम ये है। अगर आप चेंज करना चाहते हो ना कंप्यूटर नेम, तो यहाँ पे जो 2 के आगे दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा 2 एंड देन इंटर करो, देगा इंटर योर डोमेन नेम जो भी है। तो अगर आप कैंसिल बटन दबाते हो या ब्लैंक तो इंटर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब फिलहाल हमें इस पे काम नहीं करना है। तो पावर सेल का यही यूज है बेसिकली कमांड लाइन के से सारा काम करने के लिए। साइट्स एंड सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग एडीडीएस या सर्वर को, जैसे मान लिया कि अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूं, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप चेक करते हो कि अगर जैसे भी यहाँ पे ये क्या दिया हुआ साइट्स एंड सर्विसेज, तो साइट्स एंड सर्विसेज में क्या है गाइस मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे कुछ अगर मान लिया साइट्स में मैं ओपन कर लेता हूँ तो कोई भी सर्वर नहीं है, सिंपल एक सर्वर है जो कि क्या है dell.com और डेल सर्वर 001, तो कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे साइट की अगर मैं बात करूं गाइस ध्यान से समझिएगा, आपने एक सर्वर बनाया, मैंने बनाया किस नाम से infotechsales.com, तो infotechsales.com ये बन गया गाइस। अब infotechsales.com जो भी मैंने बनाया उसका एक आईपी रखा 10.0.0.1। ध्यान से समझिएगा साइट क्या होती है, मान लिया कि ये आपका दिल्ली है मेन सर्वर और आपने मुंबई में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, एक ओयू खोला, एक साइट बनाना चाहते हो, एक क्या बनाना चाहते हो साइट। तो आप क्या करते हो, आपका infotechsales.com आप इसको मान लिया सीडीसी बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा cdc.infotechsales.com, है ना। तो आप सबसे पहले इसको दूसरी साइट पे लॉगिन करोगे। वो जो साइट क्रिएट होगा वो कहां पे होगा, बाय डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट डोमेन साइट नेम होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूं आपको क्रिएट करके, सॉरी इसको बनाकर, फिलहाल इस चीज को मैं डिलीट करता हूं। अरे चलो ठीक है, जल्दी जल्दी डिलीट करो। देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो साइट आपको बनानी है तो यहाँ पे साइट पे जाइए और राइट क्लिक करिए, न्यू साइट क्लिक करिए। अब आप चाहते हो कि आपको एक साइट मिल जाए क्या, दिल्ली या मुंबई, आपका मान लिया बाय डिफॉल्ट दिल्ली पे है तो मुंबई, तो मुंबई और डिफॉल्ट साइट लिंक ओपन करके ओके कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ओके कर दो तो मुंबई मिल जाएगा। अब जब आप अगला पार्ट बनाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक डीसी बनाया हुआ है और डीसी के बिहाफ पे आप एक बनाते हो सीडीसी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट साइट नेम तो देगा ही देगा लॉगिन करने के लिए, आपको एक और लॉगिन नेम देगा जो कि क्या होगा, मुंबई होगा, जो कि ये होगा। अगर आपका मेन सर्वर डिफॉल्ट साइट पे है तो इस सर्वर को सीडीसी को आप लॉगिन कर सकते हो मुंबई पे, तो ऑटोमेटिक मुंबई का जो ये आपने साइट बनाया इसके नीचे आपके उस सर्वर की डिटेल आ जाएगी जिसको आप लॉगिन किए हो। अभी तो फिलहाल इसके बारे में आपको समझ में नहीं आया होगा, बट गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल जब करूंगा साइट्स एंड सर्विसेज पढ़ाते समय तो बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसके सारे कंसोल के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो गाइस आपको और क्या यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो गया, और साइट्स एंड सर्विसेज के बाद आपको जो काम है ये करना है कि, सॉरी गाइस, ये टूल में जाने के बाद अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर मिल जाता है। यूजर एंड कंप्यूटर में आपको यूजर बनाने को मिल जाएगा, ग्रुप्स बनाने को मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी और आप यूजर बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। तो गाइस अभी यूजर बनाना, ग्रुप बनाना वगैरह हम लोगों का बस अगला टारगेट यही है
और आप बेसिकली सर्वर का पूरा ओवरव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का पार्ट आपने देख लिया, डीएनएस की डिटेल, मतलब यही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। कंप्यूटर मैनेजमेंट, देखो जीपीयू भी यहीं पे कहीं होगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। So you can configure GPO under the console of group policy management, and you can provide the group policy related task to all your users, computers as well as groups. तो आप चाहो तो यूजर, कंप्यूटर्स एंड ग्रुप्स पे पॉलिसी लगा सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो यहीं से जाकर। तो कैसे लगाना है देखो, यहाँ पे देगा infodexs.com, आप ग्रुप्स ऑब्जेक्ट में जाओ, किस पे परमिशन लगानी है, यूजर साइट्स, कंप्यूटर ग्रुप्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको पता होगा, आपने बहुत सारा ग्रुप पॉलिसी और इन सारी चीजों पे किया होगा, जैसे कि आप एडिट करके जाते हो और आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर यूजर के अंदर ग्रुप है तो जाहिर सी बात है ग्रुप की डिटेल वहीं पे मिलेगी। तो यही सारी चीजें हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की बात करें तो कुछ नहीं है। तो गाइस अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे से आपका डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा जब तक कि आपका पूरा एडीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाए। तो कल आई होप कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा एक एक सर्वर मेंबर बनाते हो एडीडीएस का। तो गाइस अभी मैं सर्वर पार्ट को यहाँ पे सर्वर को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी सर्वर की नीड नहीं है। अब ये ऑफ हो जाए एंड देन आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ताकि आप लैब बना लो एंड देन आगे काम कर पाओ। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे MS पेंट ओपन कर लेता हूँ और कुछ टास्क आपको देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो अगली वीडियो है उसमें क्या करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग गाइस करने वाले क्या है कि एक सर्वर लेंगे और एक सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, डीसी बना लेंगे, और दूसरा पार्ट हम लोग बना लेंगे एक सीडीसी, और तीसरा पार्ट हम लोग बना लेंगे एक जीसीडीसी, और चौथा पार्ट हम लोग बनाएंगे एक एडीसी, और पांचवा एक बनाएंगे आरओडीसी, है ना। ये अगर गाइस हम लोग सीडीसी की बात करें तो एक सीडीसी डीसी जब तक नहीं बनेगा तब तक सीडीसी नहीं बन सकता। अगर सीडीसी अब बनाया तो सीडीसी का भी एडीसी हो सकता है, सीडीसी का भी आरओडीसी हो सकता है, और सीडीसी का ही जीसीडीसी होता है, डीसी का सीडीसी बनता है, जीसीडीसी नहीं बनता है। उसके बाद जीसीडीसी का चाहो तो आप एडीसी बना लो, चाहो तो इसका आरओडीसी बना लो, चाहो तो एडीसी तो ऑलरेडी एडीसी वगैरह है ही, और आरओडीसी तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ही। तो ये सारी चीजें कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना सीडीसी बना सकते हो। सीडीसी के अंदर अगर आप बनाएंगे तो जितना चाहे उतना जीसीडीसी बना सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन बना सकते हैं। अगर ये थियरी नहीं समझ में आ रही है आपको जीसीडीसी, सीडीसी, ईडीसी का, तो प्लीज वीडियो में जाइएगा, देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है एक्सप्लेन्ड, या तो मैंने लिखा हुआ होगा डीसी प्लस सीडीसी प्लस एडीसी आरओडीसी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, प्लीज देख लीजिएगा, आपको जीसीडीसी, सीडीसी, एडीसी क्यों बनाया समझ में आ जाएगा। तो गाइस अगली वीडियो जो होगी हम लोगों को लगभग में एक ही कंप्यूटर पे, अगर आप VMware यूज कर रहे हो तो आपको डीसी के लिए एक मशीन बनानी पड़ेगी, यानी एक डीसी के लिए दूसरा मशीन बनाना पड़ेगा, सीडीसी के लिए तीसरा मशीन, यानी 3 मशीन बनाना पड़ेगा आपको, जीसीडीसी के लिए एक चौथी मशीन बनानी पड़ेगी, एडीसी के लिए, और एक 5वीं मशीन बनानी पड़ेगी आरओडीसी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक काम को करने के लिए इतना बड़ा हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो लगभग में अगर आपके सिस्टम पे 8 GB के आसपास रैम है, 8 GB रैम का है और 200 GB फ्री स्पेस है, तो आप कम से कम एक बेस मशीन पे डीसी बनाने के लिए इंस्टॉल कर लो, और बाकी आप 4 वर्चुअल मशीन पे सर्वर 2016 इंस्टॉल कर लो, ताकि आप इस पे प्रैक्टिकल कर पाओ। तो प्लीज आप कल के लिए ये लैब बना के रखिएगा, हम लोग इस पे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली कैसे होगा। उसके बाद जस्ट मैं तुरंत यूजर और ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप गाइस कि आपको सर्वर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप की वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।